गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी का पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जैसे कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो उसमें हमने एडवांस अकाउंट्स का स्टार्ट किया था। तो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम अमालगमेशन करेंगे ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना अगर आप लोगों को अमालगमेशन ऑफ कंपनीज करना होगा तो। आज हम करेंगे अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पे मूव हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्स काफी पास में आ रहे हैं। ओके, तो मैं इसीलिए फटाफट रिवीजन करवाऊंगी। तो गाइस, लाइक फोकस्ड रहना और समझना, ठीक है? कान और आंख खुले रखना। ओके, तो अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे मूव होते हैं। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें पहले तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? सी एंड कंपनी है, कंसिस्ट ऑफ पार्टनर्स पी एंड क्यू। और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है? 4:1। और एच एन कंपनी का पार्टनर्स कौन है? क्यू एन आर। और उनका लॉस पीएसआर क्या है? 3:2। ओके, और 31 मार्च को डिसाइड किया कि अमालगमेट होगा दोनों भी फर्म्स, और न्यू फर्म बनेगा सी एच एन कंपनी, वेयर इन पी क्यू एंड आर वुड बी पार्टनर्स, जो जिनका पीएसआर होगा 6:3:1। और समराइज्ड बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है पी और क्यू का, और ये क्यू और आर का दिया है, ठीक है? और रिजर्व्स और क्रेडिटर्स दे दिया है हमें। एसेट्स में भी सब भी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स दे दिया है। अभी एडजस्टमेंट क्या बोला है? हम एडजस्टमेंट के साथ साथ सोल्यूशन भी देखते हैं, तो अपना टाइम कम यूज होगा, ठीक है? वैसे ये सब क्वेश्चंस इजी है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं डालूंगी। फटाफट आप लोग ध्यान देना, ठीक है? अभी पहले गुडविल बोला है, सी एन कंपनी का कितने पे वैल्यू किया? 2,18,000। और एच एन कंपनी का कितने पे वैल्यू किया? 1,60,000। तो अभी ये सब कुछ हमें मतलब इसको क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा। ये सबको क्लोज करके नया कंपनी का जो गुडविल आ रहा है, तो उसमें वो अकाउंट रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर सी एन कंपनी ओल्ड कंपनी है, उसका रेशियो 4:1। और एच एन कंपनी का रेशियो 3:2 है। ओके, और न्यू कंपनी का 6:3:1। अभी इसको पी और क्यू का रेशियो, जो गुडविल का जो अमाउंट है 2,80,000, उसको 4:1 के रेशियो में बांटना है पी और क्यू को। तो ये हमने 4:1 के रेशियो में 2,80,000 को बांटा। और सेम 1,60,000 का जो क्वेश्चन में दिया है एच एन कंपनी का, वो यहाँ पर 3:2 के रेशियो में बांटना है क्यू और आर को। ठीक है, ये दोनों भी हमें कैंसिल करना है पुरानी कंपनी का, तो क्रेडिट होगा। ओके, एसेट्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे हम। ये टोटल हो जाएगा, तीनों का टोटल आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। फिर अभी न्यू कंपनी फॉर्म हो रहा है, क्या? सी एच एन कंपनी। तो न्यू कंपनी में अभी ये जो दोनों का एडिशन, ये दोनों भी गुडविल कंपनी का गुडविल का एडिशन लेना है, और न्यू रेशियो में इन तीनों को भी बांटना है। और वो न्यू रेशियो जो बटेगा उनका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि न्यू गुडविल बन रहा है, तो फिर एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा। तो अभी ये क्रेडिट और डेबिट, डेबिट का बैलेंस ज्यादा तो कितना आ जाएगा? 40,000 डेबिट। इसमें क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो कितना? 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 64,000 क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है? तो 20,000 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडजस्ट, गुडविल का एडजस्टमेंट, बस इतना ही था। फिर क्या बोला कि बिल्डिंग मशीनरी और व्हीकल्स टेक ओवर कितने पे किया? 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। और प्रोविजन कितना बना है? 20,000 सी एन कंपनी का, और 10,000 और एच एन कंपनी का। देखिए, हमें पहले तो गुडविल बनाने का था, गुडविल का वैल्यू कैसे एडजस्ट होगा वो तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या बोला है कि बैलेंस शीट बनाने का सी एच एन कंपनी का, by keeping partners capital in their PSR, in their profit sharing, in their profit ratio, taking Q as the basis। इसका मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगी बाद में कैसे करना है। फिर जो एक्सेस या डेफिशिएंसी होगा, is to be kept in respective partners current account, ठीक है? अभी यहाँ पर बैलेंस शीट बना है, उसके पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने काफी। तो अभी सी एन कंपनी का पहले तो करेंगे हम, पहले सी एन कंपनी का पी और क्यू का कैपिटल 600, 400। तो ये इन 1000 को हमने पूरा लैक्स, पूरा फिगर में लिखा है, तो 6 लाख और 4 लाख आ जाएगा। फिर रिजर्व्स का 400 दिया, तो 400 को इसको उनके रेशियो में बांटना है, 4:1 के रेशियो में। और फिर बाद में यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, बिल्डिंग और मशीनरी सी एन कंपनी में है, ठीक है? तो बिल्डिंग और मशीनरी कितने पे रिवैल्यू हुआ है? 8 लाख पे रिवैल्यू है। पहले कितना था? 480 था। तो अभी बड़ा है ना, इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन हुआ है। तो वो जो इंक्रीज हुआ है ना, सॉरी 600 हुआ है बिल्डिंग, अभी 600 हुआ है। पहले कितना था? अब पहले 600 था, अभी कितना हुआ? 800, ठीक है?
तो 200 जो इंक्रीज हुआ तो वो 200 को यहाँ पर 4:1 की रेशियो में बांटना है। और यहाँ पर फिगर्स लिखते टाइम इन लैक्स लिखा है, ठीक है, पूरा फिगर लिखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है इन 1000 दिया है, तो वो चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन बिल्डिंग का हो गया। फिर मशीनरी कितने का रिवैल्यू किया, 4 लाख पे रिवैल्यू हुआ। और बुक वैल्यू कितना है यहाँ पर 480। ओके, तो यहाँ पर कम हुआ है इसका मशीनरी का वैल्यू, तो हम उतना लेस करेंगे, ठीक है। तो जो 164,000 कितना कम हुआ है, 4 लैक्स माइनस 480, तो 80,000 कम हुआ है। 80,000 कम हुआ है तो इसमें अभी लेस करके ये आ जाएगा। फिर प्रोविजन भी दिया है 20,000, तो 20,000 को 4:1 की रेशियो में बांट के फिर हमारा पूरा टोटल फिगर आ जाएगा 8,40,000 और 4,60,000। और सेम हमें एचएन कंपनी में भी करना है, ठीक है। एचएन कंपनी में भी बैलेंस 300 200 एज इट इज लेकर आ जाना है। और रिजर्व तो यहाँ पर दिया है 150 का, तो 150 का इनका जो रेशियो है 3:2 इसके रेशियो में बांटना है। फिर रिवैल्यूएशन होगा व्हीकल का यहाँ पर 350 वैल्यू दिया है, और रिवैल्यू कितने पे हो रहा है 300, तो कम हो रहा है। ओके, डिक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो वो जो 50 का जो रिवैल्यूएशन है वो हम लेस करेंगे। तो वो रेशियो 3:2 के रेशियो में बांट के, और प्रोविजन भी दिया था 10,000, उसको भी 3:2 के रेशियो में बांट के हमारा फाइनल फिगर ये आ जाएगा। ऑफ सीएन कंपनी और एचएन कंपनी का फिगर्स आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल न्यू फर्म का कितना होगा। तो अभी तीनों पार्टनर्स का नाम देते हैं PQR। अभी ऊपर देखें तो P का कितना बैलेंस था 8,40,000, ये लिखा। फिर 4,60,000 ये भी लिखा। अभी Q, एचएन कंपनी में भी Q भी दोनों जगह पे भी है, तो वो दोनों जगह का उसका कैपिटल ले लेना है। तो 3,54,000 ये आ गया, और ये 2,36,000 ये भी आ गया। तो टोटल अपना कैपिटल इतना आ गया। अभी एडजस्टमेंट जो हमने ऊपर गुडविल में किया था यहाँ पर PQR का 40,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट। ओके, तो ये यहाँ पर P में 40,000 का डेबिट था, तो ये अभी लेस होगा ना, क्योंकि हम कैपिटल से एसेट्स माइनस ही होगा। तो ये 40,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और फिर 20,000 ये जो क्रेडिट बैलेंस था, तो ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था। तो ये अपना एडजस्ट गुडविल को एडजस्ट करने के बाद इतना आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्यू को बेस पकड़ के बनाना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी सबसे कम कौन सा है, विच एवर इज लेस। सबसे 2,56,000 लेस है, तो 2,56,000 को अभी हमें प्रपोर्शनेटली तीनों भी पार्टनर्स को बांटना है। ओके, तो क्या रेशियो में बांटेगी, न्यू रेशियो 6:3:1। तो 2,56,000 पी के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 2,56,000, एक सेकेंड, अरे आप लोगों का ध्यान है कि नहीं, हाँ सो रहे हो क्या सभी लोग, जागो भाई जागो एग्जाम से। यहाँ पर क्यू का बोला है, ठीक है, क्यू को बेसिस पकड़ के करना है। और आप लोग आर में क्यू देख रहे हो, क्यू बोला है ना क्यू, तो क्यू का यहाँ पर 8,34,000 है। तो 8,34,000 ये कितना है, इसका क्यू का कितना रेशियो है, 3 है। तो 8,34,000 डिवाइड बाई 3। अभी पर इसका वैल्यू हो गया इंटू, अभी पी का कितना है इंटू 6, तो आ जाएगा 16,68,000। समझा आप लोगों को कैसे किया, 8,34,000 और क्यू का रेशियो कितना है 3, डिवाइड बाई 3, पर वैल्यू आ गया, इंटू पी का कितना है अभी 6, तो अभी यहाँ पर इंटू 6 किया तो 6,68,000 आ जाएगा। और सेम अभी पी का तो उतना ही आएगा, ठीक है। और अगर सेम आर का भी किया तो आर में इंटू 6 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये अपना इतना 2,78,000 वैल्यू आ जाएगी। तो इतना लेस करके फिर जितना भी डेफिशिएंसी है करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये अपना वर्किंग नोट्स हो गया। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना है, उसमें कैपिटल अकाउंट में हम क्या बैलेंस लेके जाएंगे, ये जो हमने निकाला है ना नीचे 6 लाख, 16 लाख, 68, 8,34,000 और 2,78,000, ये तीनों भी बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। और क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना दिया है यहाँ पर 7 lakhs। यस, क्रेडिटर्स का ये दोनों ऐड करके आ जाएगा 480 प्लस 220, आया ये 7 lakhs। व्हीकल का कितना रिवैल्यू हुआ था, कितना रिवैल्यू हुआ यहाँ पर 3 lakhs, ये आ गया। मशीनरी का भी रिवैल्यू फिगर है 4 lakhs और बिल्डिंग का 8 lakhs, तो 3 lakhs, 4 lakhs, 8 lakhs आ गया। फिर स्टॉक को कितना बोला है, स्टॉक का यहाँ पर हमें दोनों का कुछ बोला नहीं है एडजस्टमेंट में, तो जो बैलेंस शीट में फिगर दिया है वही लिखना है आप लोगों को। तो 200 प्लस 80 280 आ जाएगा।
और डेटर्स का भी दोनों का एडिशन आ जाएगा 240 प्लस 320। ओके, या हाँ 240 प्लस 320, और उसमें प्रोविजन भी दिया था आप लोगों को। प्रोविजन कितना था? 20,000 और 10,000, ठीक है। तो -30 हो जाएगा, तो 530 आ जाएगा। डेटर्स का समझा आप लोगों को कैसे किया? डेटर्स का सीएन कंपनी का कितना है? 240 है, तो 240 प्लस 320, और प्रोविजन कितना है सीएन कंपनी का? नीचे एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 20,000, तो -20 -10 एचएन कंपनी का, तो ये कितना आ जाएगा अपना? 530 आ जाएगा। तो ये डेटर्स का वैल्यू आ गया। अभी कैश में कितना दिया है? 160 और 120, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। और लास्ट में हमें करंट अकाउंट, ये जो करंट अकाउंट का जो हमने यहाँ पर निकाला ना 860 और 22,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो जाता है। बस ये इतना सा क्वेश्चन में था। आप लोगों को मेन गुडविल एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है कि जो ओल्ड कंपनी का उसको क्रेडिट बैलेंस करना है और न्यू कंपनी का डेबिट बैलेंस करना है। और फिर ये जो भी हम बैलेंस निकालते हैं, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड लाइक जो भी कंपनी बंद करे तो उसका कैपिटल निकालने के लिए पहले हमें उनका बैलेंस लेके रिजर्व्स ऐड करके फिर रिवैल्यूएशन ऐड लेस जो भी है और प्रोविजन को लेस करके जो बैलेंस आएगा, फिर तीनों भी पार्टनर्स का इंडिविजुअली बैलेंस को ऐड करके फिर हमें गुडविल का एडजस्टमेंट एडजस्ट करके फिर जो भी बैलेंस है हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब अमालगमेशन का क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप फर्म का। अभी जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। ओके, तो हम ये क्वेश्चन अभी देखते हैं। यस, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ अ कंपनी। तो पहले क्या, मोहन एंड सोहन बाय कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप, वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया है मोहन और सोहन का, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स और एसेट साइड में सब दिया है, ठीक है। करंट अकाउंट भी है इसमें ध्यान रखना। और बिजनेस कभी तक कैरी डाउन हो रहा है 30 सितंबर तक, और हमें बैलेंस शीट कब का दिया है? 31 मार्च 2019 का। और यहाँ पर कब तक कैरी हो रहा है? 30 सितंबर 2019, ठीक है। तो partners withdrew the amount equal to half the amount of profit made during the period of 6 months ended on 30th September 2019 equally. इसको हम करेंगे, सोल्यूशन में करेंगे। थोड़ा रुको, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ के थोड़ा समझ लो। The profit was calculated after charging depreciation at the rate 5% per annum on leasehold premises and 10% per annum on plant and machinery. In the half year, the amount of bank overdraft and trade payables stood reduced by 18,000 and 12,000. मतलब जो हमारा जो 18 जो बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल ये इतने से कम हो जाएगा, ठीक है। 18,000 और 12,000 से कम हो जाएगा। फिर 30 सितंबर 19 को इन्वेंट्रीज कितने पे वैल्यू किया? 90,000। ट्रेड रिसीवेबल एट 72,000, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर कर दिया 10,800 का, कभी 30 सितंबर को। एंड ऑल अदर आइटम्स रिमेन द सेम एज 31 मार्च 2019। On 30th September 2019, the firm sold off its business to PKR. सेल कर दिया उसने। फिर जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल कितने में फिक्स हुआ था? अभी 1,20,000 पे फिक्स हुआ, और रेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूड on the basis of their book value as at 30th September 2019. PKR ने परचेस कंसिडरेशन इन पे किया इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना है फर्म का एज एट 30th September 2019, और रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देयर। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं। आप लोगों को फटाफट, हम बिना टाइम ज्यादा लिए फटाफट सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट बोला है और कैपिटल अकाउंट बोला है, ठीक है। तो रियलाइजेशन में हम पूरा पहले जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उसको एज इट इज लेके जाएंगे, क्योंकि हमें वो बंद करना है, ठीक है। तो पहले तो प्लांट लीज और प्रीमाइसेस कितना है हमारा यहाँ पर? वंस अगेन, यप, एक्चुअली वो लोगों ने ये सब वैल्यूज पे लेके गए, ठीक है। पार्ट पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं एक्चुअली। Oops. I'm referring wrong solution. Yeah, it's what? Yes. हाँ, अभी यहाँ पर क्या बोला है? वर्किंग नोट में पहले आ जाते हैं।
यहाँ पर बोला है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया इक्वल टू द हाफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो अपना प्रॉफिट है उतना उसका उतना आधा वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। और जब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन लीज और प्रीमाइसेस। लीज और प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है 40,800। तो 40,800 में से अगर आप लोग कितना बोला यहाँ पर 5% पर एनम, ये यहाँ पर रियायत देता है, यहाँ पर आप लोग लाइक मिस्टेक हो सकता है आप लोगों का। 5% पर एनम नहीं निकाला है हमें, यहाँ पर 30 सितंबर 19 तक निकालना है, क्योंकि हमें 31 मार्च 19 तक दिया है ऑलरेडी, उसके बाद से लेके 30 सितंबर, तो मतलब 6 मंथ्स के लिए निकालना है। तो 6 मंथ्स के लिए निकालना है, तो ये कितना 5% इंटू 6/12 आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली अगर आप 2.5% भी करोगे तो भी चलेगा, या फिर 5% इंटू 6/12 ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 40,800 का डेप्रिसिएशन 5% फॉर 6 मंथ्स करके कितना आ जाएगा 39,780। ये हमारा आ गया 39,780 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस का नहीं 10% अभी ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी पर एनम बोला है, तो इसमें भी हमें फिर इंटू 6/12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मशीनरी का कितना वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1,80,000। तो 1,80,000 में से 10% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा 1,71,000। ये हमारा टैली हो गया। फिर क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल रिड्यूस बाय 18 एंड 12,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को 42 में से अगर 18,000 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 24,000। ये आगे लाइबिलिटीज लेस करेंगे तभी हम लिखेंगे। और ट्रेड पेबल 72 में से 12 माइनस किया तो 60,000 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। फिर क्या बोलता है कि इन्वेंट्रीज को कितने पे वैल्यू किया 90,000 पे। इन्वेंट्रीज को वैल्यू किया 90,000, ये लिख दिया हमने। फिर बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल को 72,000 पे, ट्रेड रिसीवेबल 72,000 हो गया। और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी था इसको हमने सरेंडर कर दिया 10,800, तो सरेंडर कर दिया तो इसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमारा एसेट और लायबिलिटीज कवर हो जाता है। तो हमारा कितना क्लोजिंग नेट आ जाएगा 2,88,780। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था गुडविल कितने का था 1,20,000 का, तो वो गुडविल ऐड करके हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 4,08,780। परचेज कंसिडरेशन निकल गया। अभी ये जो प्रॉफिट है हमें वो कैसे एसिड इन करना है, पहले तो क्लोजिंग नेट एसेट्स जो है उसको पहले तो यहाँ पर नीचे लेकर आना है, ठीक है। उसमें से अभी ओपनिंग कैपिटल कैसे, पहले तो ये 1,68,000 लेना है माइनस करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है ना, करंट अकाउंट का एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है, तो ये इसलिए माइनस हो जाएगा -12,000। और यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है यहाँ पर हम इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो दोनों भी पार्टनर्स मोहन और सोहन को इक्वली जाएगा, तो 31,200 डिवाइड बाई 2 इक्वली कितना आ जाएगा 15,600 तो 1,68,000 माइनस 12,000 माइनस 15,600, ये अपना मोहन का आ जाएगा। और सोहन का भी 1,56,000 माइनस 7,200 माइनस 15,600, तो इसी तरह से सोहन का भी आ गया। तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, कितना आ जाता है 2,73,000, और फिर इसको लेस करके हमारा आ जाएगा 15,180। ये कंबाइंड ड्रॉइंग से ड्यूरिंग 6 मंथ्स, ठीक है। अभी इसका क्योंकि अभी ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला है हमने, ठीक है। तो ये अभी पूरा होल ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे तो इतना और ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30,360। और हमारा ड्राइंग्स कितना हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, तो 15,180 अपना ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट वर्किंग नोट से कि अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर अकाउंट्स पे मूव करते बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में मशीनरी हमने लेस करके किया था, पहले रिजोल्व प्रीमाइसेस हमने 40,800 था यहाँ पर, तो हमने उसमें डेप्रिसिएशन लेस करके कितना आया था हमारा 39,780 आया था, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 में से डेप्रिसिएशन लेस करके 1,71,000 आया था। इन्वेंट्रीज को कितने पे वैल्यू किया था 90,000 पे, और ट्रेड रिसीवेबल पे 72,000, और फिर पेबल्स का कितना कम किया था 18 और 12,000 कम किया था, तो वो कम करके ये वैल्यू आ गया। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू आ गया। फिर अभी ये जो बैलेंसिंग फिगर बचता है तो दैट इज प्रॉफिट, ओके। तो ये प्रॉफिट को हम इक्वली बांटेंगे मोहन और सोहन के बीच में। और यहाँ पर जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है यहाँ पर 1,60,000 और 1,56,000 हम कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर करंट अकाउंट का भी जो बैलेंस है 12,000 और कितना 7,200 ये भी कैरी फॉरवर्ड किया हमने, डेबिट साइड में आएगा ना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो था यहाँ पर जो 31,200 दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में,
ये हमारा यहाँ पर हमने बांटा है इक्वली, ये भी हो गया। ठीक है, ये सब कुछ बिफोर एडजस्टमेंट था। तो इसका फिर बैलेंस हमने निकाला 1,40,000 और 1,33,000, इसको नेक्स्ट ईयर में फिर कैरी फॉरवर्ड किया। फिर जो ड्रॉइंग्स हमने अभी निकाला, ये कैसे आया? ये जो ड्रॉइंग्स निकाला ना 15,180, ये दोनों पार्टनर्स ने इक्वली बांट के लिया, तो 15,180 को डिवाइड बाय 2 करके 7590 आ जाएगा। और फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो क्या गया, यस, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने यहाँ पर निकाला नीचे, ये 15,180, तो टोटल कितना है 30,360। तो 30,360 डिवाइड बाय 2, दोनों भी पार्टनर्स में 15,180 आ जाएगा। ठीक है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट से ये ऊपर से यहाँ से ट्रांसफर होके 60 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बचेगा हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? शेयर्स होगा। यहाँ पर लास्ट में बोला था इक्विटी शेयर्स मिलेगा परचेज कंसिडरेशन की जगह पे, तो ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। तो ये इक्विटी शेयर्स को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। बट हाँ, यस, बैलेंस शीट में ना हम रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है ना, उसका इफेक्ट नहीं देते। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना हम वापस से ऐसे लिख के प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, कि हमारा जो बैलेंस आया है 1,40,400, ये जो हमारा बैलेंस आया 1,40,400 और 1,33,200, ये हमने एज इट इज यहाँ से लिख दिया। और जो प्रॉफिट था हमने निकाला 30,000 निकाला, तो उसको डिवाइड बाय 2 करके जो इंडिविजुअली इसको इतना किया, इसको इतना किया, वो ऐड करके फिर ड्रॉइंग्स निकाला 15,180, उसको डिवाइड बाय 2 करके 7590। तो ये सब एडजस्टमेंट करके फिर हमारा इधर ये आ गया। हमने कैपिटल अकाउंट से क्यों नहीं लिया डायरेक्टली? क्योंकि वहां पर रियलाइजेशन प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफर किया था, इसलिए हम रियलाइजेशन प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख के जाते हैं। इसलिए हमने वही सेम एडजस्टमेंट यहाँ पर लिख के लाइक ऐसे सिंगल ऐसे लाइन फॉर्म में किया है। ओके, बस रियलाइजेशन प्रॉफिट नहीं लिया यहाँ पर, इतना डिफरेंस था। और यहाँ पर ट्रेड पेबल तो अभी बोला ही था 60 और 24,000, ये तो हमने निकाला ही था। ओके, और मशीनरी भी 1,71,000, 39,780, 90,000 72, तो ये हमारा बैलेंस शीट बन गया, दोनों भी टैली हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, अगर कुछ भी आप लोग को क्वेरीज है तो प्लीज गाइस कमेंट पे आप लोग पूछ लेना। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझे तो दोबारा क्वेश्चन को रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। चलो, TJM and Sons is a partnership firm consisting of TJ&M who share profit and loss in ratio of 2:1. और फिर TJM and company एंड जेई के प्रोवाइड फॉलोइंग लेजर दिया है हमें, TJM को और जेई की का दिया। ठीक है, ऑन दी बैलेंस शीट डेट ये सब कुछ दिया इन्फॉर्मेशन। हम ये यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश इन द बुक्स ऑफ TJM, और जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ जेई के। So on the balance sheet day, it was decided that firm TJA and TJM डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जितना भी एसेट्स है TJM का एक्सेप्ट कैश इन हैंड इन बैंक एंड ऑल द लाइबिलिटीज, वो टेक ओवर कौन कर रहा है? जेई के टेक ओवर कर रहा है। मतलब ये बंद हो रहा है और ये सब लेके जा रहा है सिर्फ कैश इन हैंड और बैंक को छोड़ के। और कितने पे लेके जा रहा है? 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच का एट प्रीमियम ऑफ ₹4। और प्लांट एंड मशीनरी को कितने पे लेके रिवैल्यू करके लेके जा रहा है? 8,50,000 पे, और फर्नीचर को रिवैल्यू पे 1 लाख पे रिवैल्यू करके लेके जा रहा है। फिर पार्टनर्स जो भी है TJM का एग्री टू डिवाइड देयर शेयर्स इशूड बाय जेई के इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जेई के जितना पीसी देगा अपने को हम लोगों को, तो उतना हम PSR में बांटेंगे। TJM वाले जो है ना, जो अभी बेच रहे डिसॉल्व कर रहे हैं, वो पीसी को जो पीसी मिलेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, और जो ट्रेड पेबल है TJM का, उसमें 1,50,000 पेबल है टू जेई के। ओके, फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे 37,500 ऑफ TJM, वो भी जेई के लेके जाएगा। ठीक है, तो ये भी सम बहुत इजी है। ठीक है, बहुत छोटू सा और इजी सम है। यहाँ पर हम सबसे पहले ना यस, वर्किंग नोट में कैसे किया, यहाँ पर अभी फॉर्म 75,000 शेयर्स लेके जा रहा है एट ₹10 एट प्रीमियम ऑफ ₹4। तो 75,000 पहले तो क्या गया, यस, 75,000 इंटू 14, 10 प्लस 4 प्रीमियम ऐड होके 75,000 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 10,50,000। ओके, तो ये भी 10,50,000 को पहले तो ये 75,000 शेयर्स को हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। क्या रेशियो दिया यहाँ पर?
2:2:1 अपने को क्वेश्चन में रेशियो दिया है, तो 75,000 को 2:2:1 की रेशियो में बांटा एट ₹14, तो ये हमारा आ गया पीसी। ठीक है, हर एक पार्टनर्स को। इजी था ये। फिर अभी यहाँ पर कैसे किया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम ना प्लांट एंड मशीनरी जो एज इट इज था, टीजीएम बंद हो रहा है, तो जो कंपनी बंद होता है उसका एसेट्स और लायबिलिटीज एज इट इज लेके जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को 7,50,000 लेके जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन में भी ध्यान दो, यहाँ पर सोल्यूशन में भी साइड बाय साइड ध्यान दो। और फर्नीचर को भी 75,000, 3 लाख पे इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी फिर ट्रेड पेबल्स कितना था, ट्रेड पेबल्स 4,50,000 और जेईई का परचेस कंसिडरेशन कितना है 10,50,000। ये जो निकाला ना हमने 10,50,000, दिस इज परचेस कंसिडरेशन। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमने 2:1 की रेशियो में बांटा। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस ब्रोकडाउन हमें क्वेश्चन में दिया है तीनों भी पार्टनर्स का, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और जनरल रिजर्व्स को भी 2:1 की रेशियो में यहाँ पर बांट दिया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया। ठीक है, और जो शेयर्स कंपनी मतलब पार्टनर्स को शेयर्स मिल रहा था न्यू कंपनी से, तो वो शेयर्स यहाँ पर रिसीव हो, तो ये लिख दिया। ये जो हमने नीचे वर्किंग में कैलकुलेट किया ना, तो वो यहाँ पर ये देख, ये रहा 4,20,4,22,10,000। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से आ गया। फिर अभी जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम कैश अकाउंट में डालेंगे, और कैश अकाउंट में हमने कैश और बैंक को अलग अलग से बनाया। तो ये अपना ये क्या हो गया 15,000 एट बैंक, और ये इन हैंड हो गया। तो 15,000 का जो बैंक का था वो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो ये 15,000 यहाँ से चला गया, यहाँ पर आ गया 15,000, और ये 30,000 15,000 ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 1,20,000 ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा कैश इन बैंक अकाउंट भी टैली हो जाना चाहिए आप लोगों का। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखा ना, समझा ना आप लोगों को? समझ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं समझ रहा है कुछ, आप लोग अपना क्वेरीज कमेंट्स में लिख सकते हो। और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहा है तो वो भी प्लीज गाइस बताना वीडियो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3। यस, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखते ही देखते देखो ये सब ना पूरा चैप्टर का आप लोगों का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स ना सिर्फ दिखने में बड़े हैं, बट अगर आप लोगों ने प्रॉपर मैनर में स्टेप बाय स्टेप किया ना तो बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैरी कर रहा है बिजनेस इन पार्टनरशिप, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, और डिसॉल्व करना है फॉर्म और सेल कर रहा है बिजनेस टू ए बी लिमिटेड। ठीक है, ये लाइबिलिटीज दिया और एसेट्स दिया है, और हमें करना क्या है ये क्वेश्चन में, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर और कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो हम डायरेक्टली ना क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन में देखते हैं ताकि अपना टाइम कम यूज हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्किंग नोट, पहले तो यहाँ पर एबी लिमिटेड कितने वैल्यू पे लेके जा रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को कितने पे लेके गया 20% मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख प्लस 20% है 6 लाख, ये अपना आ गया। फिर फर्नीचर कितने पे लेके जा रहा है यहाँ पर, फर्नीचर लेस देन 15%। ओके, तो फर्नीचर का लेस देन 15% कितना आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख माइनस 15% कितना हो जाता है 1,70,000, ये हो गया 1,70,000। फिर स्टॉक कितने पे लेके जा रहा है यहाँ पर, और स्टॉक भी लेके जा रहा है यहाँ पर, स्टॉक को भी 15% लेस पे लेके जा रहा है। तो स्टॉक का कितना यहाँ पर कितना है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 15% कितना हो जाएगा 4,25,000। फिर क्या बोला है कि गुडविल कितना है 2 लाख से, तो गुडविल भी एज इट इज 2 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर एसेट्स इतना लेके चले, तो अपना पीसी कितना हो जाएगा 13,95,000। ठीक है, फिर अभी कितना डेटर्स कितना रियलाइज हो रहा है, अभी जो शेयर्स रिसीव हुआ है कंपनी को, ओके पहले हम ना ट्रांसफर कर देते, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते। तो उसमें पहले लैंड इन बिल्डिंग को एज इट इज जो है उतना बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन अकाउंट में वैसे ही वही वैल्यू में जाएगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जो बुक्स जिसका कंपनी बंद हो रहा है, तो हम लोग बैलेंस शीट का जो वैल्यू है वही वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं जिसका बंद होता है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पर 5 लाख आ जाएगा, फिर 2 लाख फर्नीचर का, 5 लाख स्टॉक, 3,30,000 डेटर्स का, और 20,000 कैश का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाला है, अलग से अकाउंट बना है 20,000 का।
और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का 7,50,000 और 5 लाख और क्रेडिटर्स यहाँ पर 3 लाख आ गया और यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन 3,95,000 आ गया। और यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्म का जो डेटर्स है कैश एंड क्रेडिटर्स वर नॉट टू बी टेकन ओवर, डेटर्स क्रेडिटर्स और कैश को भी लेके नहीं जाना है, बट द कंपनी एग्री टू कलेक्ट द बुक डेट्स ऑफ द फर्म एंड डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एज एन एजेंट, ओके, फॉर विच द कंपनी वुड बी पेड, कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए 5% ऑन कलेक्शन फ्रॉम फर्म डेटर एंड 3% और टू द फर्म क्रेडिटर, ओके, तो 5% डेटर पे और 3% क्रेडिटर्स पे। तो अभी जो अपना डेटर्स कितना है 3,30,000, तो 3,30,000 के ऊपर अपना 5% कितना आ जाएगा, तो 16,500, तो उतना लेस होके यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स में कितना बोला है 3% लेस, बट यहाँ पर नीचे ये बोला है कि क्रेडिटर्स को ना डिस्काउंट 5,000 डिस्काउंट भी पे किया, तो पहले डिस्काउंट लेस करना है 5,000, 2,95,000, तो 2,95,000 में से अभी ये क्रेडिटर्स का जो कमीशन है वो ऐड होगा और डेटर्स का जो कमीशन है वो लेस होगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। डेटर्स का कमीशन लेस हो लोगे बाहर आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली बाहर के कॉलम में ही लिखा है और ये जो कमीशन था इसमें डायरेक्टली ऐड किया, तो क्रेडिटर्स में ऐड हो रहा है, डेटर्स में लेस हो रहा है कमीशन, कितना 3% और 2,95,000 है, कितना आ जाएगा 8,850, तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा 1,74,000, तो दोनों भी पार्टनर्स को इक्वली बढ़ जाएगा, तो यही अभी हम लेके आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ये आ गया। और ये शेयर्स ये हमारा ये कैसे आया, ये जो शेयर्स का वैल्यू है यस, हम यहाँ इसका वर्किंग नोट नीचे दिया है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमंग पार्टनर्स, पहले तो शेयर्स रिसीव जो भी डिस्ट्रीब्यूट हम कौन से रेशियो में करेंगे, इनके कैपिटल रेशियो में, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ना कि कैपिटल रेशियो में ही करना है हमें, तो ये कितना टोटल है अपना 8,37,000 और ये 5,87,000, ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये रेशियो में बांटना है। अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना 13,95,000 8 रुपीज 12, तो 8 प्रीमियम बोला था यहाँ पर 8 रुपीज 2 प्रीमियम बोला था, तो कितना टोटल हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 13,95,000 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 1,16,250। अभी ये 1,16,250 को ये दोनों के रेशियो में बांटना है, तो ये दोनों के रेशियो में बांटेंगे तो इसका ए का 68,325 शेयर एट रुपीज 12, तो कितना आ जाएगा 8,19,900 और बी का 57,500 5,75,100, ओके, तो यही हमें कैपिटल अकाउंट यहाँ पर शेयर्स में, ये कैपिटल अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और वो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 17,425 17,425, ओके। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका ये एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर नहीं है, यहाँ पर ये जो थर्ड ये जो दिया है ना एडजस्टमेंट उसी का रिलेटेड है। पहले अमाउंट कितना डेटर्स है 3,30,000 और उस पर हमने कमीशन कितना भरा था 16,500, तो वो लेस करके 3,13,500 आ गया और क्रेडिटर्स को कितना पे किया 5,000 लेस करके 2,95,000, उसमें फिर अभी हमने 2,95,000, ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18,500 डिफरेंस आ जाएगा और फिर क्रेडिटर्स को हमने कमीशन कितना पे किया था 8,850 3% और 2,295, यहाँ पर कमीशन लेस हो रहा है, ठीक है, वो याद रखना यहाँ पर कमीशन लेस हो रहा है, तो ये लेस करके कितना आ जाएगा 9,650 और ऊपर जब रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था वहां पर ऐड हो रहा था, एक मिनट देख लेते ऐड ही हो रहा है ना, यस ऐड हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना क्रेडिटर्स का कमीशन जो ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में उसमें ऐड हो रहा है, बट हमें जब भी एक्चुअली कैश का बैलेंस निकाला तो वहां पर हमने लेस किया है बिकॉज इट इज अ कमीशन सो वी हैव टू पे देम, ओके, तो ये हमारा फिर आ जाता है 9,650, इसी तरह से हमारा कैश अकाउंट भी टैली हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म और इसी साथ हमारा अमाल्गमेशन चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अभी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा एलएलपी के रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ, तो हम उसी पे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, मतलब ये दिस इज लाइक इसमें टाइम भी कम लगता है और स्कोरिंग भी है, ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस एन एलएलपी वुड बी बाउंड बाय द ट्रिब्यूनल,
एलएलपी को ट्रिब्यूनल कब बाउंड अप करेगा, कौन से सर्कमस्टेंस में? पहले तो एलएलपी डिसाइड्स दैट वो एलएलपी खुद डिसाइड करता है कि उसको ट्रिब्यूनल बाउंड अप करना चाहिए। ओके, अगर 6 महीने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स जो एलएलपी में है, अगर वो 2 से कम होते हैं, तो इफ अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया और तो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में 2 से कम है, तो वो केस में एलएलपी बाउंड अप करेगा, ट्रिब्यूनल एलएलपी को बाउंड अप करने के लिए बोलेगा। और एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेट्स, ठीक है, अपना डेट्स पे नहीं कर पा रहे, और एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका। इतना याद रख लो, बस इतना याद, ज्यादा डिटेल में नहीं करने के। और एलएलपी ने डिफॉल्ट के अंदर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर 5 consecutive financial year, अगर डिफॉल्ट किया है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 5 consecutive years, और ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल फॉर द एलएलपी टू बी बाउंड अप। ट्रिब्यूनल खुद बोल रहा है कि भाई बंद कर दे तू, मैं तुझे बोल रहा हूँ। तो पहले तो क्या क्या केस था, पहले तो कब एलएलपी बाउंड अप करने के लिए बोलेगा ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल कब बोलेगा एलएलपी बाउंड अप करने के लिए? पहले तो एलएलपी खुद बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं करना है, फिर एलएलपी खुद बोल रहा है, फिर 6 महीने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो रहा है, तो वो केस में बाउंड अप होगा। फिर थर्ड के एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, वो खुद के डेट्स पे नहीं कर पा रहा है। फिर क्या है, एलएलपी ने इज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर डिफॉल्ट के अंदर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने साल के लिए, फॉर 5 consecutive years। और लास्ट में क्या कि ट्रिब्यूनल खुद बोल रहे हैं कि भाई तू बंद कर दे, ट्रिब्यूनल खुद बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको उसका ओपिनियन है कि दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल फॉर द एलएलपी टू बी बाउंड अप, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सर्कमस्टेंस में एलएलपी बाउंड अप करने के लिए बोल सकता है, एलएलपी को ट्रिब्यूनल बाउंड अप करने के लिए बोल सकता है। अभी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, इसका शॉर्ट नोट सीखता है, मैं जस्ट एक रीड आउट करूंगी, बट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम लोगों ने 11th-12th में काफी पढ़ा है। The extent of liability of LLP and its partners. So every partner of LLP for the purpose of its business is an agent of the LLP, but is not an agent of the other partners. Obligation of LLP are solely its obligation and liability of the LLP and optimal property of LLP. अभी जो भी पार्टनर्स एलएलपी के लिए, उसके बिजनेस के लिए एजेंट है नॉर्मल। अभी जो एलएलपी के जो भी जितने भी पार्टनर्स है वो बिजनेस के लिए एजेंट है, बट वो एलएलपी के जितने भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे के लिए एजेंट नहीं है, बिजनेस के लिए एजेंट है, बट आपस में एक दूसरे के लिए एजेंट नहीं है, यही बोला था ये फर्स्ट पैरा में। और जो पार्टनर्स है ऑफ एन एलएलपी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द एलएलपी, पार्टनर्स लाइबल नहीं है डेट्स, कंपनी के डेट्स के लिए, ओके। तो एलएलपी इज लाइबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ wrongful or omission on his part of the course of the business। तो मतलब अगर कोई भी पार्टनर डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए एलएलपी लाइबल है, ठीक है। However, if partner will be liable, अगर पार्टनर कब लाइबल होगा, जब उसने कोई wrongful एक्शन किया है, तो wrongful act और omission के टाइम ही पार्टनर लाइबल होगा, और else LLP will be liable, but will not be liable for the wrongful acts or commission of other partners। मतलब खुद के wrong actions के लिए अदर पार्टनर्स के लिए लाइबल नहीं होगा। तो ये कब लाइबल होगा, एलएलपी पहले तो खुद लाइबल होगा कोई भी wrongful मिसकंडक्ट के लिए। अगर 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 किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है, तो वो पार्टनर वो रॉन्गफुल एक्शन और कमीशन के लाइबल होगा, ओके। और वो पार्टनर सिर्फ खुद के रॉन्ग कमीशन के लिए, खुद के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लाइबल होगा, ना ही किसी और पार्टनर के रॉन्गफुल एक्शंस के लिए। Thus, a partner may be called to pay the liability of an LLP under exceptional circumstances. If an LLP or any of its partner acts within the intent to defraud creditors of the LLP or any other person, or for any fraudulent purpose, then the liability of the LLP and the content partners is unlimited. अगर एलएलपी ने कोई पार्टनर्स लाइक कोई क्रेडिटर से फ्रॉडुलेंट तरीके से बिहेव किया है, तो एलएलपी का तभी वो टाइम पे तभी उसका लाइबिलिटी, जो भी कंसर्न पार्टनर ने ये किया है, तो उसका लाइबिलिटी तभी अनलिमिटेड हो जाएगा, ओके। However, where the fraudulent act is carried out by a partner, the LLP is not liable if it is established with the LLP that the act was with the knowledge of the authority of the LLP. अगर कोई एक्ट या फ्रॉड एलएलपी के मतलब किसी मेंबर्स ने किया है और एलएलपी को कुछ पता नहीं है, तो वो केस में और एलएलपी का अथॉरिटी भी नहीं है, तो वो केस में एलएलपी लाइबल नहीं होगा, वो जो पर्सन है वो लाइबल हो जाएगा। और where the business is carried out by with fraudulent intent
or for fraudulent purpose, every person who was knowingly a party is punishable. जहां पर वो बिजनेस फ्रॉडलेंट मीन से लाइक उनका इंटेंशन ही था कि फ्रॉड करना है, तो वो इंटेंशन से अगर बिजनेस चला रहे तो हर एक पार्टी जो भी कोई इन्वॉल्व था, तो एवरी पर्सन विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल. गॉट इट? अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है कि अभी डिस्टिंक्शन बोला है ऑर्डिनरी. अभी यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एलएलपी के बीच में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली. अभी एप्लीकेबल लॉ यहाँ पर तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये एलएलपी एक्ट 2008. ये सब ना बहुत स्कोरिंग है, अगर एग्जाम में आया ना फटाफट लिख देने का. ओके. और यहाँ पर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑप्शनल है और यहाँ पर कंपल्सरी है विद आरओसी. और यहाँ पर क्रिएशन एग्रीमेंट से बनता है अपना पार्टनरशिप डीड बनता है एग्रीमेंट. और यहाँ पर लॉ से बनता है एलएलपी क्रिएटेड बाय लॉ. और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके. और ये सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप नहीं है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसलिए परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है. और यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन है. और इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल आएगी और जाएगी. ठीक है. यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने थे? 2 और 20 और 10 इन केस ऑफ बैंक. और यहाँ पर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में. ओनरशिप क्या? फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स पार्टनर्स. पार्टनरशिप में फर्म के नाम पे कोई एसेट्स नहीं होता, पार्टनर्स के नाम पे होता है. और एलएलपी में एलएलपी के नाम पे इंडिपेंडेंट एसेट्स होता है. और लाइबिलिटी क्या? पार्टनर्स का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स का इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और पार्टनर्स सभी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है. ठीक है, अदर पार्टनर्स के एक्शंस की वजह से भी. ठीक है. और लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू पर्सनल एसेट्स आल्सो, मतलब पार्टनरशिप इज लाइक वेरी डेंजरस. और बट लिमिट, और एलएलपी में कैसा है कि लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स एलएलपी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड होगा उसको एक्सेप्शन रखते हुए, या फिर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय अ पार्टनर. फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या? पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर. और पार्टनरशिप में ना पार्टनर्स कितना एजेंट है फर्म का भी और ईच अदर के भी, एक दूसरे के भी. और एलएलपी में सिर्फ पार्टनर्स एजेंट है फर्म एलएलपी के, एक दूसरे के नहीं है. ठीक है. तो ये हमारा हो जाता है डिफरेंशिएशन पार्टनरशिप और एलएलपी में. फिर हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एलएलपी, हु कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी एंड व्हाट आर देयर लायबिलिटीज. Yes, this is the last question, guys. Come on. Explain the nature of a LLP. पहले तो नेचर क्या है एलएलपी का? तो एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, अभी ऊपर पड़ा. और इनकॉर्पोरेट कौन से एक्ट के? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है. और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट्स ऑफ इट्स पार्टनर्स. एलएलपी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है. और एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस. कोई आए जाए नहीं फर्क पड़ता. ठीक है. और क्या बात में, क्या पे हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर. ठीक है. एवरी एलएलपी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, कि 2 पार्टनर होना चाहिए. जो कौन हो? इंडिविजुअल हो. एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट. एक तो इंडिया में रहना रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है. इन केस एलएलपी पार्टनरशिप इन विच ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर अगर इनमें से कोई एक या उससे ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट है, so at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominee should be क्या? Should act as designated partner. क्या बोला मतलब? अरे अगर बॉडी कॉर्पोरेट के केस में है, अगर सभी एलएलपी में सभी पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर अगर कोई एक पर्सन या डेजिग्नेटेड और या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, विच और इन विच वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसमें जो हमारा नॉमिनी हो गया, तो जो नॉमिनी हो गया ना, तो एटलीस्ट नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट करेगा. ठीक है. फिर लाइबिलिटी क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का? तो उनका क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स, मतलब जो पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? एक्ट करने का, मैटर्स एंड थिंग्स एज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस, लीगल जो भी मतलब कंप्लायंस के थ्रू फॉलो करना है, लीगली सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा. फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और रिपोर्ट परसुएंट. ठीक है. जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करने का. और जो भी पेनल्टीज लाइबल इम्पोज होगा तो वो सबके लिए वो लाइबल होगा. ठीक है.
फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोस प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंशन है तो उसके लिए लाइबल होगा। तो क्या क्या लाइबिलिटी है? पहले तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दी एक्ट्स के लिए, और जो भी कंप्लायंस वो सब फॉलो करना पड़ेगा, और सभी पेनल्टीज जो पेनल्टीज के लिए लाइबल है, ठीक है, जो भी इम्पोज हुआ है वो इम्पोज ड्यू टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोस प्रोविजंस। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। आज हमने क्या क्या किया? अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हमारा और एक सब टॉपिक था कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और फिर हमने थ्योरी क्वेश्चन भी कर लिया इसमें, विच इज लाइक मोस्टली रिपीटेड, जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें से अगर नसीब अच्छा हो तो आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। ओके गाइस, इसको सब अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, उनको काफी हेल्प हो जाएगा। ये पास्ट 10 क्वेश्चंस का हमने पूरा कवर किया है, ठीक है। सो अभी पढ़ते रहो, एग्जाम्स काफी पास आ रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।